हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा वीडियो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर के 1947 तक है। ये रफ वीडियो है, समरी वीडियो है कि हमें कैसे कैसे 1847 से 1947 तक पहुंचना है ना। ये सफ़र है हमारा। अच्छा, हमने इससे पहले वाला सफ़र कंप्लीट कर लिया, मतलब हमने लट्टम मुग़ल से लेकर के 1847 तक का पीरियड हम देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखते हैं। तो हमें पता है कि 34 नेटिव जो इन्फेंट्री होते हैं वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्टेज बनता है वो किससे बनता है? बीफ और पिग के मांसेस से, है ना। ये हमारे लिए भी, मतलब हिंदू के लिए भी जो बीफ होता है वो उनमें रिस्ट्रिक्टेड है और हमारे में पिग। ठीक है, ये इमीडिएट रीज़न बनता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री के होते हैं, उन्होंने 2 ब्रिटिशर को गोली मार दिया था। उसके बाद हम देखते हैं मेरठ में ये 10 मई को स्टार्ट होता है, और मेरठ में ये नारा, ये स्लोगन स्टार्ट होता है, ये चिल्लाना मारो फिरंगी को, है ना। और यहीं से स्टार्ट होता है और ये पहुँचते दिल्ली, और दिल्ली बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट करते हैं, बताते कि आप शहंशाह हिंदुस्तान है, एम्परर ऑफ इंडिया है, हमें ब्रिटिशर को हटाना होगा, हमें भगाना पड़ेगा। तो दिल्ली से देखेंगे बहादुर शाह जफ़र हैं, बकत खान है, कानपुर से नाना साहेब है, लखनऊ से बेगम हजरत महल है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली हैं, और जगदीशपुर से अमर सिंह है, कुंवर सिंह है ना। और भी बहुत सारे लीडर होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे खान बहादुर खान बरेली से होते हैं, मौलवी अहमदुल्ला जो होते हैं वो कहाँ से? तो फैज़ाबाद से होते हैं, फैज़ाबाद से होते हैं। देवी सिंह मथुरा से होती हैं, कदम सिंह मेरठ के होते हैं, है ना। बट ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये जो रिवॉल्ट है वो सप्रेस कर दिया जाता है। शामल जो होते हैं 84 विलेज को लीड कर रहे होते हैं, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में भी कहाँ? भरूच से। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला जिनको डंका शाह के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। देखो रिवॉल्ट को कैसे कैसे सप्रेस किया जाता है। तो दिल्ली में हम जानते हैं जॉन निकोलसन है, फिर उसके बाद कानपुर में कॉलिन कैंपबेल, फिर उसके बाद सेम लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल सप्रेस करते हैं, है ना। मतलब नाना और बेगम के पास कौन बेल बजा रहा है? कॉलिन कैंपबेल। फिर रोज़ कौन लेके जा रहा है? ह्यूज रोज़, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के पास। कॉलिन नेल ने लियाकत अली को कंट्रोल कर लिया, एंड द विलियम टेलर ने जगदीशपुर को, मतलब आरा को, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि एक एक करके एक रंगून चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। फिर नाना साहेब, नाना के साथ बेगम दोनों कहाँ चले जाएंगे, और खान बहादुर खान भाग जाएंगे नेपाल। तांटा टोपे मारे जाते हैं, है ना, एग्जीक्यूट करवा दिए जाते हैं 59 में। रानी लक्ष्मीबाई भी बैटल फील्ड में मारी जाती हैं। कुंवर सिंह को 1858 में कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया जाता है, डेथ हो जाती है ना। तो अब ये रिवॉल्ट हम देखते हैं सप्रेस हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। क्या रीज़न होता है? बहुत सारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बहुत चीज़ की लैक ही है। सेकेंड चीज़ देखें तो हम नेचर ऑफ रिवॉल्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ की ओपिनियंस इस रिवॉल्ट को लेकर के। जैसे जॉन सेले कहते हैं कि कैसी सिली खुद है, और ये क्या क्या कहेंगे हमें? सेल्फिश सिपोई म्यूटनी। कैसी म्यूटनी थी? हमारी सेल्फिश सिपोई म्यूटनी थी। ठीक है, आज ही मजूमदार, ये बहुत मज़ेदार की बात ये कहते हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ना ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट है, इससे भी पहले बहुत सारी वॉर हुए हैं, और ना ही फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर था। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं है। इसलिए आज़ी मजूमदार, है ना, वीडी सावरकर ये कहते हैं फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। और एसेंस सेन क्या कहते हैं? एसेंस सेन क्या कहेंगे? व्हाट बिगिन एज अ फाइट फॉर द रिलीजन। ये स्टार्ट हुआ था एज अ रिलीजन और एंड हुआ एज अ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे, अगर हम रिजल्ट देखें तो हमें पता है कि यहाँ से जो वॉइस रॉय है, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। कौन सा रूल स्टार्ट हो गया? कंपनी रूल ख़त्म हो जाता है और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। और यहीं से इनकी पॉलिसी जो है, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे पास कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी?
आईएनसी से पहले क्या हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी? तो यस, हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, लेकिन हाँ छोटे छोटे स्तर पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास नेटिव सोसाइटी। फिर हम और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ को पढ़ेंगे। फिर हम आईएनसी का फॉर्मेशन करेंगे जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जो फाउंड करेंगे बॉम्बे में एओ ह्यूम होते हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। जो प्रेसिडेंट होंगे डब्ल्यूसी बैनर्जी फर्स्ट आईएनसी के मेंबर होंगे। ये आईएनसी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। इससे पहले जो थी वो छोटे छोटे स्तर पे थी, स्मॉल पॉलिटिकल बॉडी थी, बट ये बड़ी पॉलिटिकल बॉडी है। क्लियर है? इसमें आप बहुत सारे लीडर देखोगे, दादा भाई नारोजी को, एयू ह्यूम, बरुद्दीन तैयब जी, एमजी रनाडे, डब्ल्यूसी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। अब आईएनसी पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जैसे कि डफरिंग कमेंट करता है, डफरिंग, कि जो आईएनसी है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। जो जिस बॉडी को हम क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बॉडी है, उसको ये क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, है ना। फिर और भी हमें लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि वन ऑफ द माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन। इनकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या है हमें पता है, कर्जन साहब, हम इनको जानते ही, इस साहब को तो हम भूलेंगे ही नहीं, है ना, जिन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया। फिर अरविंदो घोष क्या कहते हैं कि आईएनसी एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है ना, मतलब भीख मांगते रहो, है ना, 3P मेथड यूज़ करते रहो, ये सब इनको सुनाई नहीं दे रहा और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाल गंगाधर क्या कहते हैं? आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट। हम कितना भी राइट क्लेम कर ले, लेकिन इनको कोई असर नहीं होने वाला। एंड द सेम बिपिन चंद्रपाल क्या कहते हैं? आईएनसी प्लेइंग विद दी बबल्स, है ना, मतलब इनका भी सेम है, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। कोई भी आईएनसी के 3P मेथड को सपोर्ट नहीं करता, स्पेशली हम जब देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। अब बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीविंग होते हैं, 3P मेथड पे वो ज़्यादातर रिलाई करेंगे, है ना। वो डायरेक्टली ब्रिटिशर के साथ अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे, वो शांत स्वभाव के होंगे, शांतली उनसे पीसफुली डिमांड करेंगे। हाँ सॉरी, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, सॉरी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर वो होते हैं जो ब्रिटिशर को 3P मेथड पे बिलीव नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये जितने लीडर हैं जो आईएनसी के मेजर मेंबर होते हैं, वो जो मॉडरेट लीडर होते हैं जो 3P मेथड पे बिलीव करते हैं, शांति से प्रोटेस्ट करेंगे, शांति से डिमांड करेंगे, है ना। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं ना, वो 3P मेथड पे पीसफुल चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। उनका होता है कि अगर आप नहीं दोगे तो हम वायलेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पता है, लाल बाल पाल, हमने हमेशा सुना है इनका नाम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और श्री अरविंदो घोष, ये जो होते हैं वो कैसे लीडर हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर। कैसे लीडर हैं? एक्सट्रीमिस्ट, जो नॉन वायलेंस पे भी बिलीव करते हैं। नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस पे, सॉरी, बेसिकली ये वायलेंस पे बिलीव करते हैं। जैसे कि ये पूरी नॉन वायलेंस है, ये पूरी वायलेंस है। एक्सट्रीमिस्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे लीडर है? एक्सट्रीम लीडर है, ये वायलेंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, यहीं से स्टार्ट होता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। यहीं से लीडर जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एक हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, पहले मॉडरेट लीडर होते हैं, और एक हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, कि हम जो है मॉडरेट 3P मेथड पे बिलीव करते हैं और एक्सट्रीमिस्ट 3P मेथड मतलब वायलेंस पे बिलीव करते हैं, है ना। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि लाल बाल पाल जो है वो कैसे लीडर है, वो पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। लेकिन हमने देखा था दादा भाई नारोजी, एयू ह्यूम, बरुद्दीन तैयब जी, एमजी रनाडी, डब्ल्यूसी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, है ना, ये कैसे लीडर है? मॉडरेट, जो 3P मेथड पे बिलीव करते हैं। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था तो यहाँ पे बहुत स्वदेशी मूवमेंट चला और सबने बाइकॉट किया, है ना। जो भी ब्रिटिशर के गुड्स थे उसको हमने बाइकॉट किया था, ठीक है। इसी टाइम पे हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है 1906 में फाउंड होता है। उसके नवाब सलीमुल्लाह जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं, ठीक है। फिर एक सेशन होगा 1906 में जब हम देखेंगे दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ड स्वराज यूज़ करते हैं, क्लियर है।
अब साथ में क्या होता है ना, स्प्लिट हो जाते हैं हिंद जो INC क्या था, एक्सट्रीमिस्ट, मैंने अभी बताया ना कि 2 लीडर हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, है ना। तो यहाँ पे साथ में ऐसा हुआ कि मैं आपके आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और एक भी ऐसे हो गए कि मैं भी आपके आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो दोनों लीडर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक ने बोला तुमने अपनी सूरत देखी, एक ने बोला तुमने अपनी सूरत देखी। तो सूरत स्प्लिट में 1907 में ये दोनों लीडर सेपरेट हो जाएंगे अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद सबको, जब स्वदेशी मूवमेंट एंड होगा तो बहुत सारे लीडर को जेल दे दिया जाएगा, है ना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया जाता है बर्मा 6 साल के लिए। अरविंदो घोष पौंडुचेरी चले जाएंगे, बिपिन चंद्र कुछ साल के लिए छोड़ देंगे इसको पॉलिटिकली, और लाला लाजपत राय भी कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अब इतना बड़ा स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, इसलिए इन्होंने क्या भेजा हमारे पास, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा वर्ड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो हमें 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा। फिर जो होता है वो होम रूल मूवमेंट कौन स्टार्ट करेंगे, तो जब हमने देखा अभी बाल गंगाधर तिलक छूट के आएंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे, होम रूल मूवमेंट 1915 से लेकर के 16 तक। और हमें पता है कि 17 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनेंगी INC का, है ना। तो 15 से लेकर के 16 तक हमारे इंडिया में होम रूल मूवमेंट चल रहा था। अब देखो होम रूल मूवमेंट एंड होता है तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जिसमें हम देखेंगे कि मुस्लिम और जो INC है उसके बीच में एक पैक्ट साइन होता है। इसी को हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, है ना, दोनों में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 1911 में वो कह देंगे कि बंगाल पार्टीशन को मैं नहीं मानता, मतलब जिसने पार्टीशन किया है वही अब कह रहा है 1911 में कि हम इस पार्टीशन को नहीं मानते। इस वजह से मुस्लिम लीग भी इतनी हैप्पी नहीं थी, तो उन्होंने अब क्या किया, एक साइन किया किससे, INC के साथ। इसी को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस सेशन 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही होम रूल मूवमेंट एंड होता है ना और एनी बेसेंट को जेल में बंद कर दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि उनको फिर बाद में वो भी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लीडर अगेंस्ट हो गए थे इस चीज़ को लेकर के। तो ब्रिटिशर फिर क्या बोलते हैं, हम मॉन्टेगो डिक्लेरेशन देते हैं, जिसको हम अगस्त डिक्लेरेशन 1970 कहते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, रिस्पॉन्सिबल आपको बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए फिर हम देखते हैं होम रूल जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो आपका चैप्टर है हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बताएंगे। रेवोल्यूशनरीज पर्सन, एक कैसे थे मॉडरेट, एक कैसे हैं एक्सट्रीमिस्ट, और एक कैसे है रेवोल्यूशनरीज डायरेक्टली बंदूक पे बिलीव करते थे, गन पे, है ना, कि इनको मारो, बिना मारे ये जाएंगे ही नहीं। एक्सट्रीमिस्ट कैसे थे कि हम नॉन वायलेंस करेंगे, और मॉडरेट कौन है, जो वायलेंस पे बिल्कुल वायलेंस के खिलाफ है। मतलब हम कह सकते हैं मॉडरेट जो है वो पूरी तरह से बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस पे। वायलेंस पे कौन बिलीव करते हैं, तो मॉडरेट। और गन बंदूक सीधे मारो, इनको हटाओ, है ना, वो रेवोल्यूशनरीज है। तो हम एक एक करके सभी रेवोल्यूशनरीज को पढ़ेंगे, स्पेशली हम देखेंगे इनको भगत सिंह को, है ना। भगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद हम देखेंगे गांधीयन एरा को। किसको देखेंगे, गांधीयन एरा को। क्लियर है। तो गांधीयन एरा में हम सबसे पहले देखेंगे कि 1915 में गांधी जी आते हैं। 16 में हमने देखा कि वो BHU इनऑर्गेनेशन में वो गए थे, लेकिन उनको लगता है कि जो लो पर्सन है, लो कास्ट पीपल है, जो कॉमन पीपल है वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अपर लोग प्रेजेंट है, वो उससे हैप्पी नहीं होते। इसी टाइम पे राजकुमार शुक्ला आते हैं इनसे मिलने, ठीक है। 17 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, और 18 में हम देखेंगे कि अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह करेंगे। फिर हमने देखा 19 में ये रॉयल्ट एक्ट पास होता है, और फिर जलियांवाला मैसेकर होगा। फिर इसी के बाद हमने स्टार्ट कर दिया खिलाफत मूवमेंट। उस टाइम पे चल रहा था 1920 में खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम किसको यूनाइट कर दे, हिंदू मुस्लिम को। और उन्होंने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम ब्रिटिशर को कॉपरेट नहीं करेंगे, राइट। और बट ये 1922 में हम देखेंगे कि चौरा इंसिडेंट्स होता है और उसको बंद कर दिया जाता है। एक होगा, अब देखो यहाँ से बहुत सारे लीडर सेपरेट हो जाते हैं।
और वो हम देखेंगे कि कौन कौन से लीडर ने कैसे कैसे दूसरी पार्टी फाउंड कर ली थी, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे स्वराज पार्टी कौन फाउंड करेंगे, तो स्वराज, देखो आप यहाँ पे चौरा चौरे इंसिडेंट्स हो गया, लेकिन चौरा चौरे इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने बोला कि बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस यूज़ हो गया है। हाँ, वायलेंस यूज़ हो चुका है, मगर वायलेंस नॉन वायलेंस में कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस यूज़ हो चुका है, इसलिए चौरा चौरे इंसिडेंट्स के बाद हम देखते हैं गांधी जी इसको सप्रेस कर लेते हैं, विदड्रॉ करवा देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। बट कुछ लीडर इस चीज़ के खिलाफ होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये मूवमेंट चलते रहना चाहिए था, छोटी सी बात थी। इसी चीज़ पे CR दास जो होते हैं वो एक और पार्टी फाउंड करेंगे जिसको हम स्वराज पार्टी कहते हैं, और इसका सपोर्ट मोतीलाल नेहरू भी देंगे, और इम्पॉर्टेंट लीडर होते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया में साइमन कमीशन आया, क्या आया है, साइमन कमीशन बेसिकली ये बोलता है कि हम आपको बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉ करके दे देंगे, आप देख लेना उसको एक बार, आपको सही लगे तो बता देना, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, लेकिन जो मैं बनाऊंगा वही रफ ड्रॉ कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। तो हमें, और वो ऊपर से एक चीज़ और कि जितने भी मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, वो सिर्फ ब्रिटिशर होंगे, ये कतई बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हमने नारा चालू किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है ना। उसके बाद इसी में लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, किस पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, लाला लाजपत राय पे। तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं भगत सिंह, और मैंने अभी दिखाया कि भगत सिंह जो है वो पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी हैं, उनको बंदूक पे बिलीव है कि ब्रिटिशर ऐसे जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना, इनको मारना पड़ेगा। तो इन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया, सॉन्ट्रेस मर्डर, मतलब इनकी मर्डर कर देते हैं 1928 में, क्लियर है। फिर हम अगर साइमन कमीशन के खिलाफ है तो हमें कोई रिपोर्ट पास करना पड़ेगा, तो नेहरू कमेटी रिपोर्ट बनी, है ना, जिसमें बहुत सारे लीडर आए, बैठे, बात किए, है ना, कि हाँ हमें ये चीज़ होना चाहिए इंडिया में, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। लेकिन जब बन गया तो इससे जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो कहीं ना कहीं अपना पॉइंट पहले रखे थे, बट वो पॉइंट फुलफिल नहीं होता है, तो फिर वो अगेंस्ट हो जाते हैं, और फिर उन्होंने अपना 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना जो है वो बोला था। फिर एक सेशन होता है, कौन सा, लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन, अब इस नेहरू रिपोर्ट में ना बोल दिया गया था कि अगर आपने एक साल में हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दिया तो फिर हम बड़ी सी मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। तो हमने 1929 में, इस टाइम पे मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू INC के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, पूर्ण स्वराज, कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमने पहले ही आपको एस्टिमेट दे दिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक अब बारी थी कि हमने पहले बोल दिया था कि हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, मास मूवमेंट करेंगे, तो डांडी मार्च यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो हम देखेंगे साबरमती से लेके डांडी तक, है ना। सॉल्ट लॉ को हमें डिसओबे करना था, क्योंकि सिविल डिसओबे मूवमेंट ही बोलता है कि किसी भी लॉ को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। यहीं से स्टार्ट होता है सॉल्ट सत्याग्रह, है ना, ठीक है। इसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब गांधी जी को अरेस्ट ही कर लिया गया तो फर्स्ट राउंड टेबल में INC के मेंबर जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ था क्योंकि जो साइमन कमीशन आई है ना, ये साइमन कमीशन और हम नेहरू रिपोर्ट पे अच्छे से बात कर सकें, है ना। तो अब INC, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो INC के मेंबर कोई नहीं जाते। फिर एक इरविन पैक्ट होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं गांधी जी को मनाने की, अब INC ही नहीं गया है तो कोई भी रेपुटेशन है, कोई भी उस कॉन्फ्रेंस का कोई भी इम्पोर्टेंस है तो नहीं। तो एक गांधी इरविंद पैक्ट होता है, उस टाइम पे वॉइसरॉय इरविंद होते हैं और उनको मनाया जाता है। गांधी जी को बोलते हैं कि ठीक है, आपकी कुछ डिमांड है, आप बताइए। तो गांधी जी भगत सिंह को छुड़वाने की भी कोशिश करेंगे, बट जो नॉन वायलेंस प्रिजनर होता है उनको छोड़ने के लिए इरविंद मना कर देते हैं, और इसी टाइम पे हम देखेंगे कि भगत सिंह को सही फांसी दे दी जाती है, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड टेबल के लिए इरविन पैक्ट हुआ था, अब गांधी जी जाएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड होगा तो यहाँ पे कम्युनल अवार्ड आएगा उनके द्वारा, रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते ब्रिटेन में। इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया जाता है। इनफैक्ट उन्होंने हिंदू में भी
हिंदू 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 में भी उन्होंने डिप्रेस क्लास को क्या दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। तो ये तो हिंदुइज्म में भी डिवीज़न हो जाएगा ऐसे, तो आप सिख को दे रहे हो, मुस्लिम को दे रहे हो, तब तो समझ आ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक हिंदू में भी डिवीज़न कर रहे हो। इस चीज़ से बिल्कुल भी गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें हम अम्बेडकर साहब खुश होते हैं, हाँ हाँ पहली बार डिप्रेस क्लास को राइट मिला है। फिर इसमें होता है पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में बात होता है, ठीक है। फिर होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। स्टिल इसमें कोई भी आईएनसी का मेंबर नहीं जाते हैं। फिर इसी सब का जो रिजल्ट है उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो डायरकी है प्रोविंस में वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब ब्रिटिशर का जो स्टेट लेवल पे कंट्रोल है ना वो एंड हो चुका है। तो हम इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन में जीतते हैं कौन, इलेक्शन होता है कब हुआ था, 35 आया ना, तो 36 37 2 साल बाद, 35 के बाद 36 37, इसमें से कौन जीतता है ज़्यादातर एरिया पे, आईएनसी जीतता है, मैंने बताया है। और आईएनसी में हम देखेंगे बहुत सारे एरिया पे आईएनसी कंट्रोल हो जाता है, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी। और बंगाल में किसका कंट्रोल होता है, मुस्लिम लीग की, है ना। मुस्लिम लीग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बंगाल में चलो मैं जीत गया, बट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कैसे आईएनसी जीत सकता है। इसलिए उन्होंने बोला, आईएनसी के जो मेंबर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो बोलते हैं कांग्रेस ने ड्रंक कर रखा है पावर का, वो हमें ऑप्रेस करना चाहता है, मतलब मुस्लिम को ऑप्रेस करना चाहता है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस अचानक से रिज़ाइन क्यों देंगे, तो हमने पढ़ा था क्योंकि ये 39 है और इसी टाइम पे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइसरॉय होते हैं लिनलिथगो। वो हमसे बिना पूछे कहते हैं हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। और इसलिए सारे कांग्रेस मिनिस्ट्री क्या करेंगे, रिज़ाइन देना स्टार्ट करेंगे। और यहीं पे होता है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, जिसमें टू नेशन थ्योरी की डिमांड थी ना वो हो गई। जिन्ना साहब कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हाँ हम मुस्लिम और हिंदू अलग हैं, उनकी जो कास्ट रिलीजन है ना, खाने पीने सब चीज़ की जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से हमें टू नेशन मतलब 2 नेशन होना चाहिए, जो बाद में हम देखेंगे पाकिस्तान जो है। अगस्त ऑफर, अब देखो हमने रिजेक्ट कर दिया कि हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमने अपने पोस्ट रिज़ाइन दे दिए। तो अगस्त ऑफर आता है, जिसमें ये बोलते हैं, इस टाइम पे आईएनसी के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, मौलाना अबू कलाम आज़ाद होते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद। मतलब हमने 1929 में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट कर लिया और आप हमें बोल रहे हो अगस्त ऑफर में कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, है ना। तो फिर देखो, अब इंडिविजुअल सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट आएगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, गांधी जी मास मूवमेंट के खिलाफ थे। बहुत सारे लीडर आएंगे जो कहेंगे कि मास मूवमेंट करते हैं, यही बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट हमारा अभी टाइम है। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करेंगे मास मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी किस चीज़ के लिए अलाउ देते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए देते हैं। इस टाइम पे विनोबा भावे होते हैं, नेहरू जी होते हैं और ब्रह्म दत्त, और भी 1-2 लीडर होते हैं, नाम लिख लेना। ब्रह्म दत्त होते हैं जो इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब बेसिक हर जगह पे जाकर के बताएंगे रूल एंड रेगुलेशन कैसे हमें मास मूवमेंट करना, उसके लिए पहले एक स्टेप वो उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कौन अगेंस्ट हो गए थे, मतलब कौन अगेंस्ट इन द सेंस कि अपना रूट अलग कर लेंगे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हमें मास मूवमेंट करना चाहिए था, बट गांधी जी एग्री नहीं थे। तो अब क्या करते हैं, वो इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं आज़ाद हिंद फौज। और इसको सबसे पहले हम देखेंगे रास बिहारी बोस और जो मोहन सिंह है ना, वो स्टार्ट कर चुके होते हैं 1942 में। और 1943 में जब ये सुभाष चंद्र बोस आएंगे तो इसी का नाम आज़ाद हिंद फौज रख दिया था उन्होंने। और उसके बाद हम देखेंगे कि 1945 में ये प्लान क्रैश की वजह से इनकी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन गांधी जी ने जब मास मूवमेंट के लिए एग्री नहीं किया तो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए एग्री किया था। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह हो चुका है। अब हमारे यहाँ पे आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी सेम सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आते हैं, जो कहते हैं हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, है ना। जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो गांधी जी कहते हैं भाई साहब ये तो पोस्ट डेटेड चेक है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद जब हमने इंडिया सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट कर लिया था, तो हम गांधी जी अब कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट जो वर्ड है वो यूसुफ के द्वारा दी जाती है,
है ना। ये मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक बॉम्बे 1942 में, और यहीं से गांधी जी है ना वो डू और डाई का नारा लगा देंगे। और इनके पैरेलली बहुत सारे जो स्टेट होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। बलिया, तमलुक, सतारा, तलचर, बलिया से चिट्टू पांडे होते हैं ना, ये अपने आप को ब्रिटिश के अधीन मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, हम ब्रिटिशर को नहीं मानते। अब देखो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था डू और डाई में, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो गांधी जी जेल में बंद कर दिया जाता है, तो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट टाइम गांधी जी जो है ना, गांधी जी जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने वायलेंस किया, बट आपने हम पे पहले ब्रुटैलिटी दिखाया था, तब हमने वायलेंस किया, तब हमारी जनता, हमारे लोग ने वायलेंस किया है, ठीक है। तो ये 21 डेज़ का फास्ट रखेंगे। फिर जब गांधी जी को तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी हेल्थ इशू होता है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो सीआर दास फार्मूला आता है, जिसमें जो सीआर राजा गोपालाचार्य होते हैं वो कहते हैं कि पहले हम अपनी कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लेते हैं। गांधी जी आप एक सुनिए, हम आप इधर आइए, हम अपनी कॉन्फ्लिक्ट को ना दूर कर लेते हैं। मुस्लिम लीग अलग है, हिंदू महासभा अलग है ना, ऐसे कैसे हम इंडिपेंडेंट लेंगे, हम पहले ना एक साथ हो जाते हैं। एक साथ होने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि देखिए अभी हम क्या करते हैं ना कि कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये सब डिफेंस एक साथ अभी रन करेंगे, और जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, वॉर जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्शन करवा लेंगे। अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट ज़्यादा रहा तो हम जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए कर लेंगे, लेकिन वॉर पहले हम लड़ लेते हैं। तो ये बात मोहम्मद अली जिन्ना साहब को लगा कि नहीं, वॉर एंड होने से पहले नहीं, सब जो भी होना चाहिए ये पहले होना चाहिए। तो वो इस सीआर फार्मूला को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और वीडी सावरकर भी अगेंस्ट होते हैं। ऐसे तो फिर मुस्लिम लीग को भी, हिंदू लीग को भी, हिंदू मेजॉरिटी को भी ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, है ना, इनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सीआर फार्मूला होता है कि हम बैठ के बात करते हैं, एक बार वॉर लड़ लेते हैं, फिर हम एक इलेक्शन करेंगे जिसमें लोग अगर चाहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहना चाहते हैं तो उसके बाद हम देख लेंगे, बट मुस्लिम लीग अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर वेबल प्लान हम देखते हैं। वेबल प्लान बेसिकली इसके बाद आया था, स्टिल इसमें यही चीज़ चल रहे थे कि लाने वाले होते लॉर्ड वेफल। सेम इसमें भी यही होता है कि पहले आप लड़िए, फिर उसके बाद हम आपको क्या देंगे, इंडिपेंडेंट देंगे। अब देखो हमने आज़ाद हिंद फौज देखा था ना। अब जब सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में शहीद हो चुके हैं, तो अब देखो जो ब्रिटिशर, अब देखो सोल्जर जो है, जो जितनी आर्मी है वो ब्रिटिशर के खिलाफ हो गई है ना। जो पहले ब्रिटिशर के लिए काम किया करती थी वो ब्रिटिशर के खिलाफ हो गई। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जो ब्रिटिशर है ना, उन लोगों को पकड़ के लाएगी कि आप कौन कौन जो था वो ब्रिटिशर के मतलब अगेंस्ट हो गया था, वैसे सोल्जर्स को पकड़ के लेंगे, उस पर ट्रायल चलेगी, उस पर केस चलेगा। और उसमें कौन कौन थे, पीके सहगल, शाह नवाज खान, है ना, गुरबख्श सिंह धिल्लो, है ना, एक हिंदू है, पीके सहगल हिंदू है, ये शाहनवाज मुस्लिम है, और गुरबख्श सिंह धिल्लो मुस्लिम सिख है ना। यूनिटी देखो, इंडिया की यूनिटी, है ना, इसको लीड कर रहे थे लॉयर जो थे ना, भोला भाई देसाई थे, तेज सप्रू, ये सब केस लड़ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रॉयल इंडियन नेवी भी अगेंस्ट हो जाते हैं। सोचो, मतलब अगर किसी देश का सोल्जर्स, आर्मी, नेवी अगेंस्ट हो जाए तो वहाँ पे कोई रूल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर बाद में वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना और गांधी जी सप्रेस करवा देते कि हमें इतना वायलेंस यूज़ नहीं करना, ठीक है। वेबल प्लान के बाद हम देखेंगे कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन को भी हम देख लेते हैं। लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रेब्स और एवी अलेक्जेंडर, है ना, आखिरकार आ ही गए अलेक्जेंडर फिर से। तो ये कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, क्लियर है, 1946 में आया, जिसमें इन्होंने एक चीज़ अच्छा बोला था कि चलो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करो। और कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम लीग बाद में इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे की टाइम आ ही गया, है ना। उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट एक्शन डे कि ठीक है, जिसको मतलब बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेथ होता है ना, जिन्ना साहब डायरेक्ट एक्शन डे बना लेते हैं, खेल, ठीक है। इंटरमीडिएट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है 1946 में, कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिसको हम पावर शॉप के जाएंगे, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान पे काम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है, और फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रखी जाती है कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करें।
अब एटली अनाउंसमेंट कि ठीक है, मैंने आपको क्या दे दिया, दे दूंगा मैं आपको इंडिपेंडेंस। फाइनली एटली साहब प्राइम मिनिस्टर अभी ब्रिटेन में है, वो कहते हैं कि हम आपको हैंड ओवर करेंगे पावर को। और माउंट बेटन प्लान जो होता है, इसी में हमें बता दिया जाता है कि हम आपको इंडिपेंडेंट दे रहे हैं। और द इंडियन नेशनल जो एक्ट है 1947 में हम देखेंगे हमें आज़ादी मिल चुकी है। और इसी में कुछ जो होते हैं जैसे कि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये लोगों को भी, ये लोग पहले सब इंडिया में ऐड नहीं होते, लेकिन 1 बाय 1 सबको ऐड कर लिया जाता है। और फाइनली हमें इंडिपेंडेंट मिल चुके हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। ये एज अ रफ था कि हमें 1857 से लेकर के 1947 तक कैसे पहुंचना है। आई होप आपको यहाँ तक एज अ रफ चीज़ समझ आई होगी, एज अ समरी समझ आया होगा। फिर हम इसको, अच्छा टेस्ट भी है ना, तो पहले टेस्ट दे लो, थोड़ा थोड़ा अगर समझ नहीं आ रहा है एज अ रफ ड्रॉ बना लो हमें पढ़ना क्या है। फिर हम इसको 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 हम इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर अल्लाह हाफिज़।